Bismillahirrahmanirrahim. Electric flux through a closed surface enclosing a charge. ठीक है, हमारे पास सबसे पहली बात क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस वो सरफेस है बेटा जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। मतलब यहां से शुरू करिए तो क्लोज लूप नजर आ रही है, पूरा बॉक्स अगर होगा ये यहां से शुरू करें और तमाम पॉइंट्स को मैच करें तो एंड करें तो यही पॉइंट। मसलन एक वॉलीबॉल क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, तो उसका एक पैच जो यहाँ से शुरू करें मुड़ के तमाम पैचेस का मतलब कैलकुलेट कर काउंट करने के बाद एंड करेंगे तो आखिर उसी पैच के साथ जाके वो सूत्रताल बनेंगे। यानी जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो पूरे सरफेस का, तो वो आपके पास क्लोज सरफेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स हो बंद किया हुआ, फॉर एग्जांपल कोई बैलून हो, कोई वॉलीबॉल हो, कोई स्फेरिकल फॉर्म में हो, शेप कोई भी हो सकती है, बहरहाल क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं स्फेरिकल शेप क्लोज सरफेस, और कंप्लीट स्फेरिकल शेप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनती नहीं है। ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, इधर भी लाइंस लगाऊंगा तो फिर जो अंदर में जो कुछ करूंगा वो नजर नहीं आएगा इसके, इसलिए कि वो सर्कल नजर आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, पूरा कंप्लीट स्फेयर। मैंने क्लोज सरफेस ले लिया इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, ठीक है। जिस क्लोज सरफेस का रेडियस लेट्स से हम ले लेते हैं r, इस क्लोज सरफेस के अंदर हम कोई चार्ज रख लेते हैं, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज क्यों रख लेते हैं, इनक्लोजिंग अ चार्ज। जब भी चार्ज रखेंगे तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस इस क्लोज सरफेस से बाहर जा रही हूं। सो इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होके जा रही हैं। दैट मीन्स क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ड्यू टू दीज लाइंस, दीज इलेक्ट्रिक लाइंस, वो फ्लक्स फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहले कोई स्फेरिकल शेप का, जरूरी नहीं है स्फेरिकल का यहाँ कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, स्फेरिकल शेप का कोई क्लोज सरफेस ले लिया, उसके अंदर चार्ज ले लिया, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होके आउटवर्ड जा रही हैं जो उस क्लोज सरफेस से पास होके जा रही है, और नेगेटिव चार्ज होता तो लाइंस इनवर्ड आ रही होती, फ्लक्स। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन के बदलने से फर्क नहीं पड़ता, हमने देखना उस स्पेसिफिक एरिया से कितनी लाइंस गुजरनी। तो बेटा उस इस पूरे क्लोज सरफेस के स्पेसिफिक एरिया से कितनी लाइंस पास होके जा रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक के टॉपिक की नाम से टॉपिक की फॉर्मेशन थी आपके सामने। अब बेटा मैं सेकंड स्टेप है, टॉपिक का नाम तो समझा दिया, सेकंड स्टेप है जिसमें हम कुछ चीजें लेट करेंगे, तवज्जो से देखना। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्लोज सरफेस आ गया जिसका रेडियस r आ गया, ठीक हो गया। लेट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया इनसाइड द क्लोज सरफेस जो इसने क्लोज किया। लेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड जा रही है, यहां से गुजर रही वगैरह। देन हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना। तो हमने जो चीजें लेट की इस टॉपिक की जरूरत के मुताबिक, एक तो स्फेरिकल शेप का क्लोज सरफेस लिया हमने, स्फेरिकल शेप का क्लोज सरफेस ले लिया। दूसरी बात हमने लेट की रेडियस उसका r, तीसरी बात हमने लेट की चार्ज उसके अंदर कितने हैं उसने क्लोज किए हुए हैं क्यों। अब लाइन निकल रही, हमने फ्लक्स निकालना। अब बेटा फाइंड आउट हमने क्या करना है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना इस सारे क्लोज सरफेस से। यहां एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास जो फार्मूला है बेटा, फार्मूला है E A cos थीटा। यहां एक मसला आ रहा है, यहां जो एरिया हमने यूज, ये जो सरफेस एरिया है, ये एरिया इस फार्मूले में थ्रू आउट, इससे पहले जो कैलकुलेशन करते थे वो फ्लैट सरफेस था। वो क्या था इस फार्मूले में, ए जो है ये एरिया, सरफेस एरिया जो फ्लैट था सारा, एंगल थीटा उस फ्लैट सरफेस और इलेक्ट्रिक के वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल था थीटा। अब बेटा तो यहाँ पर सरफेस सारा फ्लैट था, मीन जो सरफेस का एंगल था यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, वहां भी वही है, मसलन ये सरफेस फ्लैट लिया हुआ था हमने। अब सारे फ्लैट सरफेस से लाइंस कितनी पास होके जा रही हैं ये देखना था हमने। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए, अब देखना, यहाँ पर देखा जाए तो फ्लैट सरफेस नहीं है। और याद रखना बच्चों, कोई भी क्लोज सरफेस फ्लैट सरफेस नहीं होता, कोई भी क्लोज सरफेस फ्लैट सरफेस नहीं होता। मसलन यहां देखें, यहां पे एरिया की ये डायरेक्शन बन रही है, यहां पे देखें ये एरिया की डायरेक्शन, एन से लिखूंगा, यहां देखें ये डायरेक्शन है। ज्यादा लाइन लगाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी फिर में आप लोगों के लिए। यहां देखिए ये, यानी आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे डायरेक्शन, इस पॉइंट की डायरेक्शन यूं बन रही है, इसकी यूं बन रही है, इसकी यूं बन रही है। हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। पता चला कि ये फ्लैट सरफेस नहीं है। सो इस प्रॉब्लम ये आया कि ये एरिया फ्लैट था जो पहले हम कैलकुलेशन करते थे, यहाँ फ्लैट सरफेस नहीं है। फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें नजर आ रही है, सूरत आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बन रही है हर पॉइंट। अब मसला ये है कि हर पॉइंट पे वेक्टर एरिया जो है उसकी अपनी डायरेक्शन बन रही है, इस पॉइंट पे अपनी, इस पॉइंट पे अपनी, इस पॉइंट पे अपनी, इस पॉइंट पे अपनी। अब इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व किए बगैर हम इस फार्मूले को डायरेक्टली पूरे सरफेस पे नहीं लगा सकते, बिकॉज पूरे सरफेस का एंगल, पूरे सरफेस का की डायरेक्शन सेम नहीं है एरिया, वेक्टर एरिया की। यानी यहाँ का वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और है, यहाँ के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और है। लिहाजा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, इतने छोटे पैचेस कि हर पैच का वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम रहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये मेरे पास पैच आ गया, ये इतना छोटा पैच है कि यहाँ के एरिया की डायरेक्शन भी ये बन रही है और यहाँ के एरिया की डायरेक्शन, लेकिन यहाँ जाए तो यहाँ के एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है। छोटे छोटे पैचेस ले लेता हूँ, इतना छोटा पैच कि हर पैच के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या रहे सेम, इतना छोटा पैच को पैच फ्लैट बन जाए, फ्लैट सरफेस बन जाए। लिहाजा उस हर पैच का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, फिर आखिर में टोटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बेटा इस टॉपिक में 3 स्टेप हो गए हमारे। पहला स्टेप है टॉपिक का नाम डिस्कस, दूसरा हमने कुछ चीजें लेट की, तीसरा स्टेप था जो प्रॉब्लम है फ्लैट सरफेस नहीं है और उसका सॉल्यूशन में हमने लेट करना है छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे पीसेस ऑफ द सरफेस एरिया। तो इतने छोटे कि हर एक एरिया क्या रहे, जो फ्लैट रहे, तो फिर हर एक के लिए हम क्या करेंगे, वो फ्लक्स लग लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, यहां से शुरू करूं अगर मैं, ये मेरे पास ये आ गया, छोटा पैच लेना पड़ेगा। ये मेरे पास एक छोटा पैच है जिसका एरिया है A1, ठीक हो गया, और डायरेक्शन बन रही है ये यहाँ पे एरिया की, N से शो कर देता हूँ। ये मेरे पास अगला पैच आ गया, थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको नजर आ जाए, वरना थोड़ा बहुत छोटा पैच है ये यहाँ एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है। ये अगला पैच आ गया, ये अगला पैच करते करते ये पैच आ गया A2,
ये पैच आ गया A3 और अप टू सो ऑन लास्ट पैच आ गया AM। तो आपने लेट किया पूरे सरफेस को n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में, जो A1 A2 वेक्टर के साथ शो कर देते हैं, A3 अप टू सो ऑन AN तक आपने n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस बना लिए। हर पैच में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया क्या है, सेम है। हर पैच के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब बेटा यहां से अगली बात, हर पैच के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन थ्रू आउट सेम। अब बेटा हम पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे एरिया A1 से, फिर A2 से, फिर A3 से, फिर अप टू सो ऑन करेंगे। नाउ लेट φ1 इज द, लिखिए अपने पास, लेट φ1 इज द फ्लक्स थ्रू वेक्टर एरिया A1 and let E1 is the electric field intensity। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास होकर जा रही है वो E1 है। ये फिगर नजर आ रही है, अगर नजर आने प्रॉब्लम है बताना मुझे। और ये जो एरिया है वो A1 है। इसी तरह यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होकर जा रही है वो E2 है, और एरिया जो है A2 है। यहां बना लेता हूं मैं। इसी तरह यहां एरिया A3 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 है। इसी तरह अप टू सो ऑन। तो आपने कहा लेट φ1 इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द वेक्टर एरिया A1 वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1, देन φ1 हो जाएगा हमारे पास E1 डॉट A1। इसको इक्वेशन 1 कह लें। सिमिलरली लेट φ2 is the flux through vector area A2 where electric field intensity is E2, then φ2 will be equal to E2 dot A2। सिमिलरली φ3 हो जाएगा हमारे पास E3 डॉट A3। अप टू सो ऑन φn हो जाएगा हमारे पास En डॉट An। इक्वेशन n हमने स्मॉल लिखा हुआ है, लिहाजा यहां भी n स्मॉल रखेंगे आप। इक्वेशन नंबर n कैपिटल का ये स्मॉल है इक्वेशन। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 थ्रू A1, φ2 थ्रू A2, φ3 थ्रू A3 और φn थ्रू A हमने ये कर लिया। अब हम यहां से आगे नेक्स्ट के लिए यहां से आगे बढ़ेंगे। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा बेटा, लेट phi total is the total flux, then that will be equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus up to so on phi n। बेटा phi1 की जगह उसकी वैल्यू क्या बनती है? E1 डॉट A1 प्लस phi2 की जगह E2 डॉट A2 प्लस phi3 की जगह E3 डॉट A3 अप टू सो ऑन En डॉट An। n मुझसे कैपिटल लिखा जाता है, जबकि ऊपर में स्मॉल रख चुका हूं तो स्मॉल लिखना होगा। अब बेटा E1 डॉट A1, तो साथ काज भी आप डॉट प्रोडक्ट खत्म करें, काज लिख दें, तो phi टोटल इज इक्वल टू, जहां E1 है डॉट A1 है वहां A1 cos ऑफ थीटा। E1 डॉट A1 क्या लिखते हैं मैंने? E1 A1 cos थीटा।
इस तरह E2 cos थीटा, E3 cos थीटा, EN cos थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा प्लस E3 cos ऑफ थीटा प्लस अप टू सो ऑन EN cos ऑफ थीटा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। थीटा सेम रखा सबके लिए। बेटा यहाँ देखें, वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंगल कितना नजर आ रहा है? 0। यहाँ भी क्या एंगल 0, यहाँ भी क्या एंगल 0। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया को देखेंगे वो आपस में क्या होंगे? हर पॉइंट पे वो क्या होंगे? पैरेलल। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड नॉर्मल ऑन सरफेस और वेक्टर एरिया भी नॉर्मल ऑन सरफेस, तो बेटा ऑलवेज क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल क्या रहेगा? 0। सिंस एंगल थीटा ऑलवेज रिमेन 0 डिग्री, सो पुट इन इक्वेशन ए कह लें इसको, पुट इन इक्वेशन ए, तो फाई टोटल हो जाएगा हमारे पास। जब cos 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो मैं लिख देता हूं E1 प्लस E2 बच्चों यहाँ एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ये आपने अपने पास नोट्स में लिख लेना है बाकायदा। प्लस अप टू सो ऑन EN मैंने क्या किया? थीटा 0 है, cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 0 1, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया E1 A1 E2 E3 A3। अब बेटा यहाँ से आगे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूंगा। बेटा जहां तक तल्लक है, यहाँ स्फेरिकल सिमेट्री पाई जा रही है। स्फेरिकल सिमेट्री क्या है? सिमेट्री आप अपने सामने सिमेट्री का जरा देख लें। आपने सामने आईना रखें, आईने के सामने खड़े हो गया, आईना को ओरिजिन माने। ये आईना है फॉर एग्जांपल, यहाँ रखने लगा लीजिएगा, नहीं मूव ना करो। अच्छा, ये आईना है, ये आप खड़े हैं, उतने ही डिस्टेंस पे एक और आप जैसी इमेज, आप ही की इमेज, ये ओरिजिन माने, इधर मूव करें और इधर मूव करें, सेम डिस्टेंस पे सेम शख्स नजर आ रहा है आपको, तो लिहाजा ये सिमेट्री कहलाती है। मुजफ्फराबाद को ओरिजिन माने तो नीलम वैली और झेलम वैली की तरफ जाते जाएं आप, तो बेटा आपको नीलम वैली की भी टॉप हिल्स और झेलम वैली की भी टॉप हिल्स में बहुत सारी जगहों पर सिमिलरिटी नजर आती है, तो ये सिमेट्री कह सकते हैं। एग्जैक्टली सिमेट्री नहीं है। अच्छा, स्फेरिकल सिमेट्री है यहाँ, क्या मतलब? मतलब बेटा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Q/R स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड K डिपेंड करता है मीडियम पे, बल्कि K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं मैं, यानी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। बेटा एप्सिलॉन मीडियम जो इधर है वही इधर है, अगर इधर वैक्यूम है इधर भी वैक्यूम है, इधर एयर है इधर भी एयर है, सो दो थ्रू आउट मीडियम से क्यू चार्ज, जो चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वही चार्ज इधर प्रोड्यूस कर रहा है, वही चार्ज की लाइंस इधर है वही चार्ज की लाइंस इधर है। चार्ज भी ऑल तमाम पॉइंट्स के लिए जो फील्ड पैदा कर रहा है, चार्ज से रेडियस जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि चार्ज सेंटर में उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक है। इसका मतलब है इस पॉइंट के लिए जो चार्ज मीडियम और डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए वही चार्ज और वही मीडियम है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। सो ये लॉजिक आपके सामने रखा, तो लिखेंगे ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 is equal to E2
is equal to E3 is equal to En and let that is equal to E। हमने कहा तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में इक्वल है, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लिहाजा इन सब को क्या कह लें हम, E कह लें। तो बेटा इस इक्वेशन में आप जो इक्वेशन ऊपर है इक्वेशन बी कह लें, इसको बी कह लें। इसमें अब हम E1 की जगह भी क्या पुट करेंगे E, E2 की जगह भी क्या पुट करेंगे E, और अब तो स्वान तो पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 टोटल इज इक्वल टू EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 प्लस अप टू सो ऑन 5 टोटल। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की जगह E, E2 की जगह E, E3 की जगह E और अप टू सो ऑन E की जगह E ले लो कॉमन, बच गया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन AN। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN ये क्या है, स्फेरिकल एरिया, सॉरी ये स्फीयर है, इसका A1 ये आ गया प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A, तो तमाम को ऐड करेंगे क्या निकलेगा, टोटल सरफेस का एरिया निकलेगा। सो टोटल स्फेरिकल एरिया ऑफ सरफेस, और स्फेरिकल एरिया जो होता है बेटा वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसको क्वेश्चन डी कह लें, यानी A1 A2 A3 AN की जगह हमने क्या लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर स्फेरिकल एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, वो हमने पहले प्रूव की 1/4 पाई S0 Q बाई r स्क्वायर, हर पॉइंट पे यही रहेगी। तो पुट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू और सरफेस एरिया की ये वैल्यू इस इक्वेशन E की जगह और A1 A2 पुट किया तो 4 पाई r स्क्वायर A1 A2 A3 की जगह आ गया और E की जगह ये आ गया। चलिए अच्छा, तो r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 पाई से कैंसिल हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन total electric flux through closed surface enclosing a charge is equal to total charge enclosed by that surface divided by epsilon naught permittivity of free space if the medium is free space or A। यानी electric flux is equal to through closed surface is equal to 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught time total charge enclosed by that surface। ये आया हमारे पास आंसर। तो बेटा यही रिजल्ट है इसका फाइनल। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजर का चार्ज, इसको जरा याद रखिएगा। तो बेटा इसके साथ ये वाली चीज क्लोज हुई, तो बाकी नेक्स्ट आफ्टर